नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस पृथ्वी हमारा आवास का चैप्टर 6 लेके आई हूँ और हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। डेली आपको एक वीडियो एनसीईआरटी बुक्स पर दी जा रही है। समय आपके पास बहुत कम है और तो अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर सेट अवश्य लगाएं और साथ ही साथ एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें। तो इसीलिए हम आपको प्रैक्टिस सेट भी लगवा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट लगवाने के साथ साथ आपको एनसीईआरटी बुक्स सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक ये सारी वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन्हें आप अवश्य देखें। और आज आपका चैप्टर 6 है, इसके बाद आपको अगला चैप्टर मिलेगा और साथ ही साथ इसके बाद आपको हिस्ट्री के, पॉलिटी के और क्लास 7th के 8th के यानी सभी बुकों के आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा। तो चैनल पर बने रहें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। साथ ही साथ पेपर फर्स्ट के लिए भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे सारी क्लासें आपको दी जा चुकी हैं, तो आप प्ले लिस्ट में उन्हें भी जा करके देखें। हिंदी पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल ही रहे हैं, सीडी पर मिल ही रहे हैं और साथ ही साथ आपको ईवीएस पर भी प्रैक्टिस सेट बहुत सारे हमने दे रखे हैं। बहुत सारी प्ले लिस्ट बना दी हैं ताकि आपको ढूंढने में वीडियो को कोई भी परेशानी नहीं हो। इसीलिए आप सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंच जाए। तो आज का हमारा चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर दें और शेयर भी कर दें। शुरुआत करते हैं हम। हमारा चैप्टर का नाम है पृथ्वी के स्थल स्वरूप। ठीक है, और ये चैप्टर आपके चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, यानी आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ऑल एग्जाम आपका यूपीएससी लेवल तक इस चैप्टर से आपके प्रश्न बनते भी हैं। शुरुआत करते हैं। आपने इसमें कुछ स्तर स्वरूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। यानी अभी आपको एक चैप्टर चित्र दिखाया जाएगा, मैं आपको आगे मिलेगा। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्तर स्वरूप है। यानी हमारी जो पृथ्वी है तो इस पर प्रत्येक जगह यानी हर जगह कहीं समतल है तो कहीं कैसी है, ऊंची है। ठीक है, आप देखेंगे पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। यानी ये जो मैदान है जिस पर हम खड़े होते हैं इसमें भी धीरे धीरे क्या यानी गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। क्या आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से कुछ पर्वतों के नाम बताइए। यानी उन पर्वतों के नाम आप बता सकते हो, कमेंट में अवश्य बताएं कि जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये आपका चित्र दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप पृथ्वी के विभिन्न स्थलों को देख सकते हो। जैसे ये आपकी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये आपकी घाटियां हैं, ये पहाड़ियां हैं और ये आपका मैदान है, प्लेन। ठीक है, ये प्रायद्वीप हैं, ये जलसंधि और तट हैं, ये आपके पर्वत हैं और ये आपके पठार हैं। इस तरीके से ये झीलें हैं आपकी, ये नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये आप बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हो कि आओ कुछ करके सीखें। आपको बहुत मात्रा में कागज चाहिए। कागजों को मेज पर रखिए। कागजों को अपने हाथों से दोनों तरफ से दबाइए। कागज में मोड़ पड़ जाएंगे तथा वे एक चोटी की तरह ऊपर की ओर उठ जाएंगे। इस प्रकार आपने एक पर्वत बना लिया। यानी पर्वत किस तरीके से बनते हैं ये प्रक्रिया आप बच्चों से करवा सकते हो एक्टिविटी, और बच्चे इसमें बहुत सक्रिय रूप से भाग भी लेते हैं। और जहाँ भी आपका सक्रिय रूप से भाग लेना आ जाए वो आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है और आपको एक्टिविटी के द्वारा बच्चे को समझाना भी होता है।
दूसरी यह बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं, यानी पृथ्वी की जो सतह होती है, ठीक है, उस वो अपरदन से क्या हो जाती है, घिस जाती है, यानी जो टूट करके घिस जाती है उसको क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब आपका हो गया कि मैडम आप एनसीईआरटी की मतलब जो किताबें हैं उन पर ही वीडियो ज़्यादा देती हैं। आप नोट्स से भी पढ़ा सकती हो या फिर आप इसको कहीं दूसरी जगह से भी पढ़ा सकती हो। हाँ, मैं ऐसा अवश्य कर सकती हूँ, आप ऐसा सोचते ज़रूर होंगे। लेकिन क्या है कि आपका कभी कभी मतलब एक तो ये है कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, वो भी दिन ब दिन बदलता जा रहा है सीटेट का, और इसमें जब बदलाव होता है तो आपके प्रश्न एनसीईआरटी से ही बनते हैं, और जब भी डाउट वाले प्रश्न आते हैं तब आपका एनसीईआरटी से ही होता है। और आप चाहे कहीं से भी स्टडी कर लीजिए, चाहे कहीं से भी कोचिंग ले लीजिए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए, कितने भी नोट्स पढ़ लीजिए, मैराथन देख लीजिए, लेकिन क्या होता है कि जब तक आप एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ते हो, उसको एक दो बार नहीं पढ़ते हो, तब तक मतलब आपका सीटेट क्लियर होने में संदेह रहता है। और पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये पेपर जो सेकंड होता है ये थोड़ा हार्ड भी होता है, और आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। मैं तो ये कहूँगी कि आप इसको 3 बार में पढ़िए। पहली बार में पढ़िए, फिर दूसरी बार में जो भी आपको एकदम इम्पोर्टेंट नोट्स लगे उसको आप नोट कीजिए, और फिर तीसरी बार में जो भी आपने नोट किया है उसको आप मतलब दोहराइए। इस तरीके से आप इसको 3 बार में अवश्य पढ़ें। फिर मतलब आप 3 बार में नहीं पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी आपको एक बार तो अवश्य पढ़ना है, क्योंकि कभी-कभी आप 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, और जो बच्चे 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, तो मेन कारण यही होता है कि उन्होंने एक तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ा होता, और दूसरा उन्होंने प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए होते। अगर आपने इन 2 चीज़ों को कर लिया है, तो यकीन मानिए कि आपका सीटेट पहली बार में ही क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है, और साथ ही साथ आपका स्कोर भी बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाएं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, तो आपके 5 सब्जेक्टों के लिए आपको एनसीईआरटी के मतलब जो प्रैक्टिस सेट है उन्हें अवश्य लगाएं। आपको पता चलता है कि प्रश्न किस लेवल के आते हैं, किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट अवश्य रखने हैं। जब भी मैं प्रैक्टिस सेट लगवाती हूँ तो आपके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट निकलवा के लगवाती हूँ कि आप पॉजिटिव पॉइंट किस तरीके से निकाल सकते हो, और कौन सा होता है आपका राइट आंसर। पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट आपके कौन कौन से होते हैं, इस पर मैंने वीडियो भी दे रखी है, आप उसे भी देख सकते हो। आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो, इस पर भी वीडियो है, और सारी प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी। मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगी, लेकिन बस यही कहूँगी कि समय आपके पास बहुत कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, कहीं अन्य और किसी भी जगह से लगा सकते हो, आप बुकों से लगा सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाने हैं, और साथ ही साथ एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। तो चलो हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका पर्वत। तो सबसे पहले हम पर्वतों की बात करते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, यानी पर्वत का शिखर छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है, यानी जैसे जैसे हम पर्वतों पर यानी ऊंचाई पर हम जाते हैं तो हमारा जो तापमान है वो तो क्या हो जाता है, वहाँ हमें सर्दी यानी मिलती है। धूप हमें कहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है, और ऊष्मा अधिक कहाँ मिलती है, तो ये पृथ्वी की सतह पर मिलती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, यानी ये जो पर्वत होते हैं तो यहाँ पर कुछ नदियां होती हैं, और वो नदियां हमेशा बर्फ से जमी हुई होती हैं, उन्हें हिमानी कहते हैं। और सीधे सीधे आपके प्रश्न इसी तरह मतलब इसी तरह से पूछ लिए जाते हैं कि हिमानी किसे कहते हैं, तो बर्फ की नदियों को क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। या कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते, यानी कुछ पर्वत ऐसे भी हैं जो समुद्र के भीतर होते हैं और वो हमें दिखाई नहीं देते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, यानी यहाँ जलवायु कैसी होती है, बहुत कठोर होती है, इसलिए यहाँ जो
जन घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, यानी बहुत कम लोग यहाँ निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। और जब कृषि नहीं होगी तो इस कारण भी, मतलब ये भी एक आपका कारण है कि जो लोग हैं वो बहुत कम निवास करते हैं। पर्वत रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, यानी पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। जैसे ये आपकी एक रेखा है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं हम। जैसे ये आपकी एक रेखा है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। और इस तरीके से भी आपके, यानी इस तरीके से भी एक क्रम में भी आपके एक रेखा पर भी मतलब ये क्रम के साथ भी पर्वत व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। यानी इसे क्या क्या कहा जाता है? इसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं, यानी ये सैकड़ों किलोमीटर तक आपके फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। चित्र 5.1 में आप देख सकते हैं ना, पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है, यानी सभी पर्वतों के आकार और ऊंचाई में भिन्न भिन्न मतलब भिन्नता होती है। अब इसे हम देखते हैं, क्या आप जानते हैं ये प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत यानी हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है, लेकिन ये कहाँ है? ये आपका सागर की सतह के नीचे स्थित है, ठीक है। अब बात इधर करते हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, बलित पर्वत और ब्रंसोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स बलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। और आपका यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ज़्यादातर एग्जाम में ये प्रश्न आपका बनता है कि विश्व की सबसे जो पुरानी श्रृंखला है वो कौन सी है, ठीक है। तो ये भारत की अरावली की श्रेणियाँ हैं, ये श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, यानी अपनी जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना का यानी हट जाता है, यानी एक जगह से जहाँ से वो पहले स्थित है उससे अलग हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धसे हुए खंडों को ध्रुव का भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा बास्तीस पर्वत इस तरह पर्वत के उदाहरण हैं। आप इसे देख सकते हो, यानी ये पर्वत है, देखो ये नीचे की तरफ धस गया है अपने स्थान से, ठीक है, और ये भाग ऊपर उठ गए हैं, इसको ध्रुव का कहते हैं। और ये आपका उत्खंड भ्रंश है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। इस तरीके से आप एक्टिविटी कर सकते हो। और आपको मैप अवश्य पढ़ना चाहिए, मैप से आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते भी हैं। आपको मैप भरना और मैप की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। आप विश्व का मानचित्र पढ़िए, आप भारत का मानचित्र पढ़िए, साथ ही साथ आपके जो मुख्य चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उन्हें भी आपको पता होना चाहिए कि मैप पर ये कहाँ स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। यानी ज्वालामुखी पर्वत क्या है? ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। यानी ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, ज्वालामुखी शुरुआत में क्या होता है, ज्वालामुखी पर मैंने कहीं वीडियो डाल भी रखी है, आप वहाँ से इन्हें देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं देखना चाहते, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। जब आपको सीटेट के बाद यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कराई जाएगी, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि आपके सुपर टेट में और यूपी टेट में इसी तरीके से प्रश्न यानी आपके सब्जेक्ट वाइज बहुत ज़्यादा बनते हैं। और आपके सीधे सीधे यानी पेडागोजी आधारित कम प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके सब्जेक्ट पर आधारित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यानी हमारा जो ज्वालामुखी होते हैं, तो ये शुरुआत में मतलब ज्वालामुखी कोई पर्वत नहीं होता है। शुरुआत में जो पृथ्वी का ये पृथ्वी है और पृथ्वी की सतह के जो छिद्र होता है, ठीक है, यानी दबाव के कारण एक छिद्र से ही क्या है, इसमें से ये लावा निकलने लगता है और फिर ये लावा है तो ये इस तरीके से फैल जाता है चारों तरफ, ठीक है, इस तरीके से ये फैल जाता है। और ये जो यही
जब जमा हो जाता है लावा ठंडा होके, तो ये क्या हो जाते हैं, ये ज्वालामुखी पर्वत बन जाते हैं। और इस तरीके से ये छिद्र है ना, तो ये इस तरीके से हो जाता है। जब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ अच्छी तरीके से मैप से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत पर्वत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहहार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। यानी हमारी जो नदियां हैं, तो उनके जो स्रोत होते हैं, तो वो कहाँ से होते हैं, पर्वतों से ही होते हैं। यानी हिमानियों से जल नदियों में आता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियों तथा बेदकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में कुछ स्थित ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल खेले जाते हैं? ठीक है। अब बात करते हैं पठार की। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि आपका चैप्टर भी लंबा है, लेकिन आपके ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपके प्रश्न इन्हीं चैप्टरों से बनते हैं। अगर आपने इनको 2 बार अच्छे से पढ़ लिया, तो फिर आपका शायद ही कोई ऐसा प्रश्न होगा जो आपका सीटेट में पूछा जाएगा और आपको उसका उत्तर नहीं आता हो। ठीक है। अब बात करते हैं पठार की। तो पठार पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। ठीक है। पर्वत आपके इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से। ठीक है। लेकिन पठार आपके इस तरीके से होते हैं, लेकिन ये पृथ्वी तल से ये ऊंची जमीन होती है। ठीक है। तो ये क्या है, ये सपाट भूमि है। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है, यानी जमीन के स्तर से ये थोड़ा ऊंचा होता है, तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी प्रकार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। और इस तरीके से आपसे आंख से आपके प्रश्न भी बनते हैं, ये आप नोट कर सकते हो। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, यानी विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपका तिब्बत का पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। यानी समुद्र तल से हम ऊंचाई नापते हैं। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। और यहाँ से आपका प्रश्न भी बनता है कि छोटा नागपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा, कोयला या मैग्नीज, या फिर मैग्नीज के भंडार भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका छोटा नागपुर। इस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। और ये आपका छोटा नागपुर का ये आपका पठार का चित्र भी है, यहाँ से आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं, यानी पठारी क्षेत्रों में आपके जलप्रपात देखने को मिल जाएंगे। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। और यहाँ से आपके प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि आपका हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? ठीक है। जोग जलप्रपात आपका कहाँ स्थित है? लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कहीं पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब बात करते हैं मैदानों की। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं।
नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, ठीक है, तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। निक्षेपित का अर्थ होता है यानी बिछा देती है, ठीक है, बिछा देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, यानी यातायात के साधन आपके, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यहाँ से आपके प्रश्न बनते भी हैं, ठीक है, यानी भारत में गंगा और एवं ब्रह्मपुत्र का जो मैदान होता है और चीन में यांगत्से नदी का मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने के तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण ये भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होते हैं। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। और गंगा कहाँ कहाँ से निकलती है आप कभी इसे मैप से पढ़िएगा, ठीक है, आपको उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश के अलावा ये आपकी बिहार में और किस किस राज्य से होकर के गुजरती है, और जिन राज्यों से ये होकर के गुजरती है वहाँ जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा मिलता है आपको। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। यानी आप मैदानों में रहते हैं तो यहाँ आप घर भी आसानी से बना सकते हो, सड़कें भी बना सकते हो, ठीक है, और फसलें भी उगा सकते हो। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में भी कुछ अंतर होता है, और ये अंतर हम पहले जो आपकी कक्षा 5 तक की एनसीईआरटी की बुक्स थी उनमें हम पढ़ चुके हैं कि असम के लोग किस तरीके से रहते हैं, ठीक है, केरल में किस तरीके का निवास है, आप उन्हें भी अवश्य पढ़ें। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। ये आप देख सकते हो कि ये एक नदी है और ये पूरी तरह से क्या है, प्रदूषित कर दी गई है, ठीक है। और ये देखो रस्सी से अरुणाचल में यानी प्रदेश में ये रस्सी का पुल बना हुआ है, यानी ये पर्वतीय भाग है तो यहाँ आने जाने के जो संसाधन है इनमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, कठिनाई होती है। ये मैदानी भाग है आपका, ठीक है, और यहाँ ये देखो कृषि की जा रही है, ठीक है, आप इन्हें देख सकते हो। और हमारा क्या कर्तव्य है, कभी कभी यहाँ से आपका प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि तो हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें, यानी नदियों में हमें क्या प्रदूषित नहीं करना है, कूड़ा करकट नहीं डालना है। ये आपके चित्र दिए गए हैं और आप ये एक्टिविटी बच्चों से करवा सकते हो, आप खुद भी समझ सकते हो, ठीक है, कि ये आपका चित्र फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये मतलब चित्रों से आप समझ सकते हो कि कौन सा मैदानी भाग कौन सा है, ठीक है। ये आपका जैसे क्या है, ये आपका रेगिस्तान है फर्स्ट वाला, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये आपके दिए गए हैं, देखो आप इन चित्रों को दिखा के आप बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हो कि कौन सा इसमें भाग दिया गया है। ये आपका थोड़ा, ठीक है, प्रश्नों के उत्तर हैं आपके अभ्यास प्रश्न है। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? पर्वत एवं पठार में क्या अंतर होता है? पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं और ये क्यों होते हैं? पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों होती है?
और आपके हैं सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, किस तरीके से भिन्न होते हैं? ऊंचाई में, ढाल में या अभिमुखता में। हिमानी कहाँ पाई जाती हैं? पर्वतों में, मैदानों में या पठारों में। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? केन्या, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इन प्रश्नों को आप अवश्य सॉल्व करें। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन। आप इनके कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हो। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, आल्प्स या रॉकीज। खाली स्थानों को अवश्य भरें। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? हिमालय एवं आल्प्स किन पर्वतों के उदाहरण हैं? डैश क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता पाई जाती है, यानी किन क्षेत्रों में खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? पर्वतों का एक क्रम है। और डैश क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं, यानी कौन से क्षेत्र हैं जो कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।